मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो है औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और उप क्षेत्र के बारे में। आज हम लोग देखेंगे औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियाँ। ठीक है कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है उनमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं। चलिए, उद्योगों द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में मशीनों, बिजली एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इससे आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। आप सभी को पता है कि फैक्ट्रियों में जो है बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन होता है, जिससे के कारण जो है बहुत अधिक जल लगता है और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, विशेषकर गंदे जल निकलते हैं जो आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषित करते हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है और वो क्षेत्र जो है प्रदूषित होता है। जैसे आपके इसमें दिख रहा है कि ये पूरा एरिया देखिए, इसमें बहुत अधिक जो है चिमनियों से धुआं और डस्ट निकल रहा है। दिख रहा है आपको धुआं निकलते हुए? देखिए ये धुआं जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना। तो इससे आसपास का वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। इसका दुष्प्रभाव कल कारखानों से निकलने वाली धूल, धुआं और गंदे पानी के कारण भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, क्या होता है? कल कारखानों से निकलने वाला जो धूल, धुआं और गंदा पानी है वो भूमि, जल एवं वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है या प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसका दुष्प्रभाव फसल एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये सभी को पता है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध या उसके उपचार करने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात उद्योगों को तो हम बंद नहीं कर सकते, परंतु उससे जो प्रदूषण फैल रहा है उसको हमको कम करने के लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए या नियम लागू करना चाहिए। किंतु कहीं नियमों की कमी है और बहुत जगह नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है, तो उसके लिए बहुत अधिक कड़ाई करनी चाहिए। आज भी उत्पादन पुरानी तकनीक के आधार पर ही किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तकनीकी क्षेत्र में एक तरफ नई तकनीक को अपनाना है, वहीं दूसरी ओर अनुसंधान एवं खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है? एक और जो है हमको क्या करना है, एक ऐसी तकनीक को या उत्पादन में वृद्धि तो हो ही रही है तकनीकी के क्षेत्र में, जो है एक तरफ हम नई तकनीक को अपनाना है और वहीं दूसरी ओर अनुसंधान के खोज को भी बढ़ावा देना है, ताकि हम जो है उत्पादन भी बढ़े और प्रदूषण भी कम हो। इसके लिए सरकार और निजी उद्यम को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जो सरकार है और साथ ही साथ में जो निजी उद्योगपति हैं उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थापना से कृषि भूमि और वनों का रकबा घटते जा रहा है। आप देखेंगे कि जहां हमारा आसपास का जो क्षेत्र है, पहले वहां पर फसल लहलहाता था, अब धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जो है बिल्डिंग्स, उद्योग लगते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो भूमि का उत्पादन क्षेत्र था उसका रकबा रकबा मतलब वो क्षेत्र है, वो क्या होते जाता है? घटते जा रहा है। इससे वनों और कृषि पर आश्रित लोगों का पलायन अन्य जगह पर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लोग किसी कृषि कार्य में संलग्न थे या खेती का काम करते थे, अब उनके पास खेती वाली ज़मीन नहीं है क्योंकि वहाँ पे उद्योग लग गए हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कहीं और जाएगा। विस्थापन की इस प्रक्रिया में उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है, जो अत्यंत जटिल है। ठीक है, क्या होता है कि जब उस ज़मीन को सरकार या कोई उद्योग जो है अधिग्रहित करता है, तो वहाँ पर विस्थापन की भी क्रिया की जाती है। क्योंकि आप सोचिए, एक लंबे समय से एक बस्ती बसी हुई है, उस बस्ती को हटाकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने में जो है बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। एक व्यक्ति जब अपना एक घर से दूसरे कहीं जगह पर अपना मकान शिफ्ट करता है तो उसको भी बहुत समय लगता है एडजस्ट होने में। तो सोचिए कि एक क्षेत्र में जो है पूरी बस्ती को जो है क्या किया जाना है? शिफ्ट किया जाना है। प्रकृति और प्रगति पर भी संतुलन अति आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है।
इसी कारण इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस्पात, सीमेंट, बिजली, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे आर्थिक विकास होता है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है। मैंने विनिर्माण क्या होता है ये बता चुका हूँ आप लोगों को। इससे उत्पादन बढ़ेगा, इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो विदेशी कंपनियां हैं उनको उद्योग लगाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70-80% श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में तथा 20 से 30% संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। असंगठित मतलब जो लेबर्स होते हैं उनका कोई संगठन नहीं है, और संगठित मतलब जिनका एक संगठन होता है। देखते हैं ना कि मजदूर जो है अपनी मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, या उनका यूनियन, संगठन का मतलब यहाँ पर यूनियन से है कि वो संगठित होकर जो है क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में हड़ताल करते हैं, अपनी मांगों के लिए जो है आंदोलन करते हैं, ये संगठित हो गए। और जो बाकी लोग हैं वो असंगठित हैं। संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को जो सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाती है वे असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस क्षेत्र में श्रमिक अल्प वेतन और अधिक घंटे कार्य करने को विवश हो जाते हैं। कहाँ पर? असंगठित क्षेत्रों में इनसे अधिक काम लिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है। ऐसे श्रमिकों को शोषण से बचाना एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। शासकीय कार्यालय में काम करने वाला एक व्यक्ति निर्धारित समय तक कार्य करता है। उसका समय का टाइमिंग का जो है क्या है, निश्चित है कि भाई इस समय से इस समय तक वह काम करेगा। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाता है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि पीएफ प्रोविडेंट फंड भी प्राप्त करता है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। वह रविवार को कार्यालय नहीं जाता है। ठीक है, ये जो संगठित और शासकीय कर्मचारी हैं उसकी सुविधाएं हैं। आप देखते हैं ना कि जो शासकीय कर्मचारी है वो अपना एक समय पर ही जाता है, आता है, उसको महीने के अंत में जो है पूरा पेमेंट मिल जाता है। उसके अलावा जो से मेडिकल की फैसिलिटी और अन्य सुरक्षा भी मिलती है कि जैसे वो रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन और एक मुश्त जो है अमाउंट मिलता है। और रविवार की वो कार्यालय नहीं जाता। इस दिन सवेतन अवकाश, ठीक है, अर्थात जो उस दिन की छुट्टी है उसका अवकाश होता है विथ सैलरी। उसने जब नौकरी आरंभ किया तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया था, ज्वाइनिंग लेटर। वहीं एक दूसरा व्यक्ति एक छोटे कारखाने में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। ठीक है, उसकी शासकीय नौकरी नहीं है, वो दैनिक उसका रेगुलर भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट कंपनियों में भी रेगुलर कर्मचारी होते पर वो दैनिक श्रमिक है। वह सुबह कारखाना पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। नियोक्ता से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है, अर्थात जिस कंपनी में वो काम करता है उसके मालिक के द्वारा या समूह के द्वारा जो है उसे किसी प्रकार का जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है जिससे कारखाने में नियुक्ति की शर्तों के बारे में बताया गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है। एक व्यक्ति संगठित क्षेत्र में कार्य करता है। संगठित क्षेत्र में वो उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है वह उद्योग में काम करता है या जहाँ पे काम करता है वहाँ आता है, वहाँ रोजगार जो है वो नियमित होता है, इसलिए उसके पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। सरकार के द्वारा उन्हें पंजीकृत किया जाता है और सरकारी नियमों के अनुसार जो है उन्हें अपना काम करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। ठीक है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ओवर टाइम भी इन्हें क्या किया जाता है, दिया जाता है।
वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। जो मालिक है उससे वो दूसरे भी लाभ प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या हैं? सवेतन छुट्टी अर्थात मासिक साप्ताहिक छुट्टी मिलता है। पीएफ भविष्य निधि, सेवा अनुदान की भाई लास्ट में जो है सेवा के बदले जो है उन्हें क्या मिलता है? पेंशन या अन्य चीज़ें। वे चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होते हैं कि काम करने के दौरान यदि वो अस्वस्थ होते हैं या किसी सब प्रकार की समस्याएं आती है तो उन्हें जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। उन्हें नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिक्री इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, या हम कह लें कि वो पूर्ण रूप से प्राइवेट होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन कमज़ोर रूप से होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी काम तो होता है परंतु जो है क्या होता है, नियम तो होते हैं परंतु उसका पालन जो है बहुत कमज़ोर रूप से होता है या वो करते ही नहीं है। वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्रायः नियमित नहीं है, अर्थात आज काम है तो कल नहीं है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। यह अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप बीमार हो जाते हैं और काम पर जाते हैं तो आपकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप छुट्टी लेते हैं तो उसका सैलरी काट दिया जाएगा। आपका रोजगार जो है सुरक्षित नहीं है क्योंकि कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ ऋतुओं में जब काम कम होता है तो लोगों को काम से छुट्टी भी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो काम होता है वो नियोक्ता की या मालिक की पसंद के आधार पर होता है, जिस फैक्ट्री का जो मालिक है उसके हिसाब पर। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग जो है अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय का काम अथवा मरम्मत के कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं ना। आप देखेंगे कि सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ये जो है अपने हिसाब से खुद से ही जो है अपना काम कर लेते हैं। इसी प्रकार खेतों में भी किसान अपना काम करते हैं और जब लगता है कि उन्हें मजदूरों की आवश्यकता है तो वो श्रमिकों को लगाते हैं। तो ये था औद्योगिक परिदृश्य और उद्योगों में चुनौतियाँ। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।